अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मेरे नावल को एंजॉय कर रहे होंगे। कैसी गुजरी आप सबकी ईद? जैसी आप सबकी बिजी गुजरी इसी तरह मेरी भी बहुत बिजी गुजरी। मेहमानों को आना जाने इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। आगे इंशाल्लाह आपको बाकायदगी से एपिसोड मिलती रहेंगी। आइए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। इससे पहले जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। हम नावल पढ़े थे मंजिले इश्क, जिसके राइटर है हरम शाह। फिर भी को नूर खान, तुम्हें जनरल शहीर का बेटा मैडी याद है? रुस्तान के सवाल पर जरीश ने हाँ में सर हिलाकर इसके पास बेड पर बैठ गई। कैसा लगा था वो तुम्हें? अच्छा था, बल्कि वो दोनों भी बहुत अच्छे थे। मुझे इनकी पूरी फैमिली बहुत पसंद आई। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं वजदान? सरीश ने इसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए पूछा। क्योंकि जनरल शहीर ने अपने बेटे के लिए वानिया का रिश्ता मांगा है। वजदान की बात पर जरीश काफी हैरान हुई, क्योंकि एक अगवा होने वाली लड़की की किरदार कशी दुनिया किस तरह से करती है वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी। क्या वो लड़का वानिया के अगवा होने के बारे में? हाँ नूर खान, वो जानता है सब और इस बात से इसे कोई एतराज नहीं। इसे वानिया पहली ही निगाह में बहुत अच्छी लगी थी, इसीलिए वो इससे शादी करना चाहता है। सच पूछो तो मैं भी यही चाहता हूँ, वानिया अपने घर की हो जाए, फिर शायद जो गम इसे अंदर ही अंदर निकल रहा है वो इससे छुटकारा पा ले। सरीश ने हाँ में सर हिलाया। ठीक है, आप खुद वानिया से बात कर लीजिएगा, मेरे से ज्यादा तो वो आपके करीब है। कुछ सोचते हुए वजदान ने हाँ में सर हिलाया और शरारत से मुस्कुराकर जरीश को देखने लगा। वो तो मेरे करीब है ही नूर, बस एक तुम ही हो जो मेरे करीब नहीं आती। वजदान ने इसे खींचकर खुद से लगाया तो शर्म के मारे जरीश का चेहरा सुर्ख हो गया। वजदान, आप कभी नहीं सुधरेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। वजदान ने इसे अपने सीने से लगाते हुए कहा तो जरीश तमाम परेशानियां भुलाकर इसकी आगोश में मुस्कुरा दी। जन्नत कॉलेज के बाद सलार के घर आई तो वो घर पर नहीं था। इनके निकाह को 1 हफ्ता गुजर चुका था और इस निकाह के बाद आज जन्नत पहली बार सलार के घर आई थी। पहले तो वो हमना के साथ बैठकर बातें करती रही, फिर टाइम पास करने के लिए वो सोनू को उठाकर सलार के कमरे में आ गई और हर चीज का जायजा लेने लगी। वाह, कमरा तो बहुत क्लासी है, इनका चॉइस अच्छी है ना सोनू इनकी? जन्नत ने इसकी फर्श सहलाते हुए कहा। फिर इसे शरारत सूझी तो सोनू को फर्श पर उतारकर सलार की अलमारी की जानी बढ़ी। सलार के कपड़े निकालकर इसने इसकी पैंट शर्ट पहनी और आंखों पर सलार के गॉगल्स लगाकर इसकी एक्टिंग करने लगी। नाम तो लो बेबी गर्ल, दुनिया उठाकर तुम्हारे कदमे में डाल दूंगा। जन्नत आवाज भारी करके शयान से कह रही थी और दरवाजे में खड़ा सलार मुस्कुराए हुए अपनी क्यूट सी बीवी को देख रहा था। वाह, ये काफी अच्छी तरह ऑब्जर्व करती हो तुम। सलार की आवाज पर जन्नत एक हल्की सी चीख मारकर मुड़ी और हिचकिचाकर कोनियों तक फोल्ड शर्ट को बाजू ठीक किए। सलार इसके करीब आया और कमर से खींचकर इसे अपने करीब किया। तुम्हें इस हुलिये में देखकर मैं खुद पर कैसे काबू कर रहा हूँ जाने सलार, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। बहुत छोटी हो तुम, कुछ तो अपने और मेरे ख्याल पर रहम करो। सलार ने जब जन्नत के होंठों के करीब होकर सरगोशी की तो जन्नत ने घबराकर अपनी आंखें जोर से मीच गई। फिर से सलार की शिद्दत सहना इसके बस से बाहर था। इससे पहले कि सलार कोई प्यार भरी गुस्ताखी करता इसका मोबाइल बजने लगा। सलार का दिल किया कि फोन करने वाले का सर फाड़ दे, लेकिन फिर नंबर देखकर बाहर चला गया। जन्नत ने जल्दी से इसके गॉगल्स उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रखे और वॉशरूम में जाकर जल्दी से कपड़े बदल लाई। इससे पहले कि सलार कपड़े इसके कबाड़ में रखना चाहिए तो अचानक ही इसकी नजर एक लॉक पर पड़ी जिस पर पासवर्ड ऑप्शन आ रहा था। जन्नत हैरान हुई कि सलार ने यहाँ क्या छुपाया होगा। जन्नत ने बस शरारत से इसे अपने बर्थडे पासवर्ड डाला तो वो लॉक खुल गया। इसकी जिंदगी में अपनी इतनी अहमियत देखकर जन्नत मुस्कुरा दी। इसने अलमारी का वो हिस्सा खोला तो इसमें बस काले कपड़े थे जो काली पैंट, हुडी और रुमाल पर मुश्तमिल थे। जन्नत ने हैरत से इन्हें देखा तो इसकी नजर छोटी सी डिबिया पर पड़ी। जन्नत ने इस डिबिया को खोला तो जन्नत क्या कर रही हो? सलार की आवाज पर जन्नत इसकी तरफ पलटी और डिबिया सलार के सामने की। आपको भी मिराज जैसी आंखें पसंद है ना? अब क्या करें,
वो है ही इतनी प्यारी। जन्नत ने हाथ में पकड़े सब्ज रंग के लेंस को देखते हुए कहा, जबकि सलार का सांस इसके हलक में ही अटक चुका था। ये तो शुक्र था जन्नत सिकंदर के बारे में कुछ नहीं जानती थी, वरना सलार इसे क्या जवाब देता। छोड़ो इन्हें जन्नत, जाओ नीचे, मम्मा तुम्हें ढूंढ रही हैं। सलार ने जरा सख्ती से कहा तो जन्नत हैरान हुई, लेकिन फौरन ही वो लेंस की डिब्बी मेज पर रखी और नीचे चली गई। इन सब लेंस को देखते हुए सलार के होठों पर एक मुस्कान आई थी। सिकंदर का राज कभी नहीं जान पाओगे तुम सुल्तान। बहुत जल्द अपनी जुबान से चीख चीख कर सच बताओगे इस दुनिया को कि तुम और इस दिन मेरे बाबा को इंसाफ मिलेगा। सलार ने मुस्कुराकर कहा और इन चीजों को फिर से लॉक करता नीचे जन्नत और हमना के पास चला गया। हानिया बेटा। जी मामा। जरीश के बुलाने पर हानिया इसके पास आकर बैठ गई। जरीश ने मुस्कुराकर अपनी बेटी का चेहरा चूमा था। हानिया, अंश की बहन ने हमसे तुम्हें अंश के लिए मांगा है, तुम्हारी क्या मर्जी है बेटा? जरीश के सवाल पर हानिया ने शर्मा कर सर झुका लिया। जैसे आपकी और पापा की मर्जी मामा। जरीश ने मुस्कुराकर इसे देखा। तो फिर अगले महीने ही तुम दोनों का निकाह कर दें, रुखसती बाद में हो जाएगी। हानिया ने फिर से हाँ में सर हिलाया और हामी भरी, जबकि जरीश भी अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो इसके जज्बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी। वैसे मुझे पता है तुम ऊपर ऊपर से ही शर्मा रही हो, हमारी हाँ में हाँ मिला रही हो, अंदर तो तुम अभी भी भंगड़े डाल रही होगी। जरीश के शरारत से कहने पर हानिया हंसने लगी। मेरी प्यारी मामा, आप कहें तो मैं आपको लाइव भंगड़ा डालकर दिखा देती हूँ। हानिया ने इसके गले में बाहें डालते हुए कहा। बस मैं तो यही चाहती हूँ तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मेरी वानिया फिर से मुस्कुराने लगे। वानिया के जिक्र पे ही जरीश अफसोदा हो चुकी थी और फिर से अपनी बेटी को हंसते मुस्कुराते देखना चाहती थी। मम्मा आप फिक्र मत करें, बाबा ने मुझे यकीन दिलाया है, वो सब ठीक कर देंगे इंशाल्लाह। जरीश ने दिल से कहा, आंखें मूंद कर खुदा से अपनी बेटी की खुशियां मांगी थी। वजदान हानिया और वानिया के कमरे में आया तो इसे बस वहां वानिया मिली, जो बेड पर बैठी अपने हाथों को देख रही थी। बाबा की जान। वजदान ने इसके सर पर हाथ रखकर इसे पुकारा तो वानिया इसके सीने पर सर रखकर आंखें मूंद गई। क्या बात है मेरा बच्चा, आप मुझसे भी बात नहीं करोगी? वजदान ने थोड़ी से पकड़कर इसका चेहरा ऊपर किया। वानिया की आंखें नम थी। वानिया बेटा, ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे बांट ही नहीं रही? मुझे बताओ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। वजदान ने इससे हमेशा वाली बात कही, जो पिछले 1.5 महीने से वो तकरीबन रोज ही कहता था, लेकिन आज भी रोज की तरह इसे कोई जवाब ना मिला। वानिया, मैंने आपका रिश्ता अपने दोस्त के बेटे मैडी से तय किया है। वजदान के फैसला सुनाने पर वानिया ने बस एक अपनी शिकवा की ना निगाहें उठाकर इसे देखा। वो बहुत अच्छा लड़का है बेटा, वानिया और तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा। वजदान ने इसके सर पर हाथ रखकर कहा, लेकिन फिर इसकी मुसलसल खामोशी को देखकर गहरा सांस लेते हुए उठ खड़ा हुआ। मुझे शादी नहीं करनी बाबा। अब इसने वापसी के लिए चंद कदम ही उठाए थे जब इसके कानों में वानिया की आवाज पड़ी। मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी, कभी भी नहीं। वानिया की आवाज में बहुत ज्यादा दुख और दर्द था। वजदान वापिस आए और अपनी बेटी के हाथ थाम लिए। और क्या मैं वजह जान सकता हूँ? वजदान के सवाल पर वानिया अपना सर झुका चुकी थी। मुझे बस किसी से शादी नहीं करनी बाबा, कभी भी नहीं करनी। वानिया ने बहुत ज्यादा रोते हुए कहा। उसे यूं रोता देखकर पहले तो वजदान खामोश रहा, फिर इसने गहरा सांस लिया। ठीक है, मैं इन्हें मना कर दूंगा, लेकिन इसके बाद क्या वानिया, क्या तुम्हें ये गवारा करोगी जिसने मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानकर मुझसे ये मांग की, इस शख्स के सामने तुम्हारे बाबा का मान चकना चूर हो जाए? क्योंकि मेरे इनकार करने से ऐसा ही होगा। वानिया फौरन से इनकार में सर हिलाने लगी। नहीं बाबा, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको शर्मिंदगी हो। वानिया की बहुत ज्यादा रोने पर वजदान ने इसे अपने सीने से लगाया और उसके बालों को नरमी से सहलाने लगा। तो फिर मुझ पर यकीन करो बेटा, मैं कभी भी तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं करूंगा। मैडी बहुत अच्छा है, बहुत ख्याल रखेगा तुम्हारा। वजदान ने इसका चेहरा ऊपर उठाकर किया। हाँ, करोगी ना मुझ पर भरोसा? अपने बाप से इतनी उम्मीद से पूछने पर ना चाहते हुए भी वानिया ने इसे इनकार नहीं कर पाई। अच्छी बेटियों की तरह इसने खामोशी से सर झुका कर अपनी मर्जी का इजहार किया। आप पर खुद से ज्यादा भरोसा है बाबा, आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ।
वानिया के ऐसा कहने पर वजदान ने मोहब्बत से इसके सर पर अपना हाथ रखा, फिर वहां से उठकर चला गया। इसके जाते ही वानिया बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। वानी! इसे यूं रोता देखकर हानिया कमरे में आई और इसे उठाकर अपने साथ लगा लिया। क्या हो गया है वानी, कुछ तो कहो मेरी जान। हानिया ने बहुत प्यार से कहा तो वानिया इससे जुदा हुई। बाबा मेरी शादी करना चाहते हैं अपने दोस्त के बेटे से। हाँ, तो इसमें मसला क्या है? हानिया ने हैरत से पूछा। तुम चाहती हो हानी, मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? मेरा इनके साथ निकाह। मेरी जान, जहां तक तुमने मुझे बताया है ना, तुम्हारे उसके दरमियान कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था, इसीलिए तुम पर कोई इद्दत वाजिब नहीं होती। बिल्कुल तुम किसी से निकाह कर सकती हो। हानिया ने इसे बताया, लेकिन वानिया फूट फूट कर रोने लगी थी। किसी और से निकाह के लिए पहले इसे दिल से निकालना होता है, जो वानिया चाहकर भी नहीं कर पा रही थी। एक पल के लिए भी इस शख्स के बारे में मत सोचो, वो गद्दार तुम्हारी मोहब्बतों के काबिल नहीं था। हानिया ने इसके कंधों से थाम कर समझाया। जानती हूँ आनी, लेकिन ये मेरे बस में नहीं, चाहकर भी मैं इसे अपने दिल से नहीं निकाल पा रही। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? वानिया के फूट कर रोने पर हानिया कुछ पल भी बस इसे देखती रही। बस तुम बाबा पर यकीन करो वानिया, वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हमसे वो सब ठीक कर देंगे। हानिया ने इसका हाथ थाम कर कहा और वहां से उठकर चली गई, लेकिन वानिया इसके जाने के बाद भी रोती रही थी। निकाह की तैयारियां जोरों शोरों पर थी। इतनी जल्दी इतना इंतजाम करना कहाँ आसान था। उस्मान भी हमना के साथ वहां आ चुका था और सलार और जन्नत भी इनके हमरा थे। सब लोग गमों के बाद आने वाली इन खुशियों से बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन जिसकी वो खुशियां थी, इसे तो किसी चीज से सरोकार नहीं था। आज ही जनरल शहीर और इनकी अहलिया निकाह का जोड़ा लेकर इनके घर आए थे। आइमा बेगम तो वानिया के सदके बारी जा रही थी और दूर खड़ा मैडी मुस्कुराती निगाहों से वानिया को देख रहा था। वानिया ने निगाहें उठाकर अपने होने वाले शोहर को देखा, जो आज ब्लैक पैंट पर ब्लैक शर्ट पहने और बाजुओं को कोहनी तक फोल्ड किए बहुत ही ज्यादा खूबरू लग रहा था। कोई भी लड़की इस अरबी शहजादे जैसा हुस्न रखने वाले का मुकद्दर होने पर इश्क करती। तुम सिर्फ मेरी हो अफगान जलेबी, ये परी बस अपने जिन की है, हमेशा याद रखना ये बात। रागा के अल्फाज वानिया के कानों में पड़े तो इसने जब से अपनी आंखें मूंद दी। एक्सक्यूज मी, फौजने वजने पर मैडी ने आहिस्ता से कहा और वहां से बाहर चला गया। कुछ सोचकर वानिया भी वहां से उठी और जरिश को वॉशरूम का जाने का कहकर मैडी के पीछे आई थी। सुनिए, वानिया की आवाज पर मैडी फोन बंद करके मुड़ा और मुस्कुराते हुए इसे देखने लगा। जी सुनाइए, मेरे तो कान तड़प रहे हैं आपकी सुनने के लिए। मैडी ने सीने पर हाथ बांधे हुए कहा। वानिया कंफ्यूज होकर अपनी उंगलियां चटकने लगी। मुझे आपसे शादी नहीं करनी, वानिया ने सर झुकाकर सहमते हुए कहा, लेकिन दूसरी जानिब कोई जवाब नहीं आया। इसे कुछ हिम्मत मिली। आप मेरे बाबा को इस रिश्ते से मना कर दें। आप इनसे कहें कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते। मैं अपने बाबा को मना करके इनका मान नहीं तोड़ सकती। वानिया की पूरी बात सुनने के बाद वो लब सिर्फ मुस्कुराए। ठीक है, मैं मना कर देता हूँ। वानिया ने निगाहें उठाकर इस शख्स को देखा, जो अब एक सिगरेट सुलगाकर होंठों के साथ लगा चुका था, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? वानिया पल भर में घबराई। तुम्हें मुझे इस इनकार की वजह बतानी होगी, वो भी बिल्कुल सच। अब वानिया का सर मुकम्मल तौर पर झुक चुका था और पलकें भी नम थी। वो मैं देखो, अगर सच बताओगी तो ही मैं इस रिश्ते से इनकार करूंगा। वानिया को हिचकिचाता देखकर वो फिर से बोल उठा तो वानिया की बेबसी की इंतहा हो गई। मैं किसी से प्यार करती हूँ, वानिया ने रोते हुए इसे बताया। नाम क्या है इसका? एक और सवाल वानिया की जान का बवाल बना। ये मैं नहीं बताऊंगी, बस इतना ही कहूंगी कि मैं इनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। सिर्फ वही मेरे जिस्म और जान के मालिक हैं। मेरा वजूद इनकी इमानत है और मेरे मरने तक बस इन्हीं की इमानत रहेगा। वानिया ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींचकर कहा। इसकी आंखों में एक आग थी जिसे देखकर मैडी मुस्कुराया। इंटरेस्टिंग। मैडी ने एक अदा से वो सिगरेट अपने होठों से हटाई और पैर के नीचे देकर कुचल दी। इतनी शिद्दत वाली मोहब्बत है आपको, जिससे वो तो बहुत खुश नसीब होगा, इसने वानिया के करीब होते हुए कहा, जबकि वानिया इससे दूर हुई और अपना सर फिर से झुका गई। अब आप इस रिश्ते से मना कर देंगे ना?
वानिया ने बहुत उम्मीद से पूछा तो वो मगरूर हुस्न का शहजादा कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। कर दूंगा, शुक्रिया। वानिया ने बस इतना ही कहा और वहां से चली गई, जबकि इन दो आंखों ने इसकी नजरों से ओझल होते तक इसका पीछा किया था। उस्मान सलार के पास इसके ऑफिसर और काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। क्या हुआ बाबा, सब ठीक है ना? उस्मान ने हाँ में सर हिलाया। सब ठीक है बेटा, बस ये मीडिया वाले और इनके सवालात। इतने साल गुजर गए सलार, लेकिन आज भी वो एक वाकया मेरे सामने हजार सवालों की शक्ल में खड़ा होता है। सलार ने उस्मान के हाथ पर अपना हाथ रखा। फिक्र मत करे बाबा, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस कुछ वक्त दो, फिर वो कातिल खुद आपकी बेगुनाही साबित करेगा, मेरा वादा है आपसे। उस्मान ने मुस्कुराते अपने बेटे को देखा। सलार, तुम कहते हो तुम्हें खादिम पर शक है, लेकिन अगर ये सब खादिम ने करवाया होता तो वो इशाल और साद को क्यों टारगेट करता? वो इनकी जगह मुझे भी तो मरवा सकता था। उस्मान ने अपना खदशा जाहिर किया। फिक्र मत करें बाबा, बगैर सबूतों के मैं इन शख्स पर कोई भी सवाल नहीं उठाऊंगा। आजकल अवाम का फेवरेट बना हुआ है और इस पर कीचड़ उछालना मेरा अपना दामन गंदा होगा। उस्मान ने हाँ में सर हिलाया। सलार वाकई एक अक्लमंद सियासतदान था। तुमने क्या सोच रखा है सलार? उस्मान ने इसे ताराना नजरों से देखते हुए पूछा। वो नहीं चाहता था इसका बेटा किसी मुसीबत में फंसे। वक्त आने पर बताऊंगा डैड, अभी बस इतना कहूंगा मुझ पर भरोसा रखें और फिलहाल घर चलते हैं, क्योंकि आपकी बहू को 3 बजे हानिया वानिया के निकाह की शॉपिंग करवानी है। इसका नाराज होना अफोर्ड नहीं कर सकता। सलार की बात पर उस्मान कहका लगाकर हंस दिया। ये तो सच कहा तुमने सलार, औरत का नाराज होना बहुत ही महंगा पड़ता है, इसीलिए इससे पहले कि तुम्हारी मम्मा नाराज हो जाए घर चलते हैं। सलार ने भी मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और दोनों उठकर घर की जानिब चल दिए। चलो ईमान, ये खाना खाओ पूरा। राज अपने हाथ से निवाला ईमान की जानिब बढ़ाते हुए बोला, जो बुरे बुरे मुंह बना रही थी। नहीं बस मलंग, फुल हो गई हूं अब। ईमान ने इसका हाथ पीछे करते हुए कहा। आजकल वो बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी, वजह बस मिराज का इसके पास होना और इरफान का घर से बाहर होना था। न जाने इरफान कहाँ था, लेकिन जहां भी था ईमान के लिए अच्छा ही था। मलंग, तुम्हें पता है नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है। वैसे तो मुझे कभी किसी ने बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन तुम मुझे क्या दोगे? ईमान थोड़ी के नीचे हाथ रखे दिलचस्पी से पूछ रही थी। क्या चाहिए तुम्हें? मिराज के पूछने पर ईमान सोच के आलम में डूब गई। टेडी बियर, इतना बड़ा सा कि मैं हैरान हो जाऊं। मिराज ने हाथ उठाकर इसकी जानिब देखा। पागल, मैं नहीं ला रहा कोई टेडी बियर। ईमान ने फौरन ही अपना मुंह बिसोरा। पिछले 1 महीने से अपने मलंग को लाड दिखा दिखाकर वो इसकी मोहब्बत और तवज्जो की बहुत आदी हो चुकी थी। मिराज की मोहब्बत ने इसे एहसास कमतरी का शिकार लड़की को लाडली सी शहजादी बना दिया था। मिराज बेटा, आपके मामू आपसे मिलने आए हैं। इससे पहले ईमान मिराज को कुछ कहती दोनों ही मुलाजिम की आवाज पर चौंके। आता हूँ। मिराज इतना कहकर उठा और बाहर की जानिब बढ़ा, लेकिन ईमान भागकर इसकी कमर पर चिपक गई। मिराज ठटक कर रुक गया। तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना मलंग? प्लीज मुझे मत छोड़कर जाना। अगर मामू के साथ जाना हो तो मुझे भी ले जाना, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाना। खुद पर मजबूत होती ईमान की पकड़ अपनी कमर पर इसके आंसू महसूस करके मिराज ने इसे अपने सामने किया। बहुत नरमी से इसके आंसू पहुंचे। तो कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मिराज ने नरमी से अपने होठ इसके माथे पर रखे और बाहर हॉल में मौजूद वजदान के पास है, जिसे मिराज के वहां आते ही इसे अपने गले से लगाया। जानता हूं कि तुम नाराज हो मुझसे बेटा, लेकिन यकीन करो तुम सच से नावाकिफ हो। वजदान ने इसके कंधों से थाम कर कहा तो मिराज ने बेरुखी से इसके हाथ अपने कंधों से हटा दिए। सच से अभी तो वाकिफ हुआ हूं। इतने अरसे से आपने वो और बड़े बाबा ने अंधेरे में रखा। आप चले जाएं यहाँ से मामू। मिराज की बात पर वजदान ने आंखें मूंद कर गहरा सांस लिया। ठीक है बेटा, चला जाऊंगा, बस इतना चाहता हूँ तुम अपनी बहनों के निकाह में शिरकत करो। मिराज, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी इज्जत है तो जरूर आओगे। वजदान की बात पर मिराज कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैं नहीं आऊंगा। इतना कहकर मिराज वहां से जा चुका था और वजदान बहुत देर वहीं खड़ा रहा। फिर वो भी वहां से चला गया, जबकि सीढ़ियों पर खड़े होकर यह मंजर देखता खादिम शान से मुस्कुराया। तुमने तो काम और भी आसान कर दिया बच्चे। तुम्हारी अपनों से दूरी बहुत फायदेमंद साबित होगी मेरे लिए। बस 1 हफ्ता जी लो खुलकर,
फिर तुम्हारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। खादिम ने खबासत से कहा, फिर मुस्कुराते हुए वापस कमरे में चला गया। अब इसे अपनी सबसे बड़ी रुकावट सिकंदर के बारे में सोचना था। आखिरकार निकाह का दिन भी आन पहुंचा था, लेकिन वानिया मुतमईन थी क्योंकि वो जानती थी कि मैडी ने निकाह से इनकार कर दिया होगा। सरिश मुस्कुराते हुए जन्नत और पार्लर वाली के साथ कमरे में आई और अपनी बेटियों को निकाह के जोड़े निकाल कर बेड पर रखे। हानिया मानिया, चलो बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, देर हो जाएगी। सरिश के ऐसा कहने पर जब वानिया की निगाह अपने निकाह के जोड़े पर पड़ी तो वो घबरा गई। मुझे ये पहनकर तैयार होना है क्या? सरिश ने पास आकर अपनी मासूम बेटी का माथा चूमा और हाँ में सर हिलाया। अब तुम्हें अपनी बहन से कम थोड़ी लगना है। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि वानिया हानिया से कम प्यारी लगे। सरिश की बात पर वानिया ने सुक्का सांस लिया और कपड़े पकड़कर तब्दील करने चली गई। बाहर आई तो इसकी नजर सरिश पर पड़ी जो हानिया के लाल मैक्सिनोवा जोड़े की कमर से डोरियां बंद कर रही थी। अरे वाह, कर लिया चेंज। चलो अब आप तैयार हो जाओ, मैं चाहती हूँ मेरी दोनों बेटियां चांद का टुकड़ा लगे। वानिया ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी माँ की खुशी को खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोशी से तैयार होने लगी। वानिया का जोड़ा सफेद कुर्ती और शरारे पर मुश्तमिल था, जबकि साथ मौजूद सुर्ख दुपट्टे और उस हसीन जोड़े को मजीद हसीन बना रहा था। पार्लर वाली ने महारत से मेकअप किया और बाल ऊंचे जूड़े में बांधकर लाल दुपट्टा सर पर डालकर कमर पर फेंक दिया। मुनासिब से डायमंड की ज्वेलरी पहने वानिया सच में कोई चांद का ही टुकड़ा लगने लगी थी। मेरी जान, इतनी प्यारी लग रही हो ना कि बस। हानिया ने इसे आईने में देखकर शरारत से कहा तो हानिया सर झुका गई। इसका दिल बहुत जोर से डर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि इस शख्स ने वानिया के साथ झूठ बोला? इसने बाबा को निकाह के लिए मना ही नहीं किया था। ये सोच जहन में आते ही वानिया रोने वाली हो गई थी। हे रोदू शक्ल, मुझे भी तो देखो ना, कैसी लग रही हूं मैं। हानिया की आवाज पर इसने निगाहें उठाकर अपनी बहन को देखा तो नजरें पलटना ही भूल गईं। लाल मैक्सी में मलबूस मुनासिब से मेकअप और गुड की ज्वेलरी पहने हानिया नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी, जबकि इसका हेयर स्टाइल भी बिल्कुल वानिया जैसा था। बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो हानी, वानिया ने आहिस्ते से इसके गले में लगते हुए कहा। तभी वजदान और जरिश कमरे में दाखिल हुए तो अपनी बेटियों को दुल्हन बना देखकर जरिश की पलकें नम हुई थी। इसके आंगन में खेलने वाली छोटी छोटी तितलियां इतनी बड़ी हो चुकी थी। वजदान ने आगे बढ़कर दोनों को अपने सीने से लगाया और बारी बारी दोनों का माथा मोहब्बत से चूमा। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे मेरी बेटियों, कभी कोई भी गम तुम्हारे करीब ना आए, आमीन। बाप की शफकत पर दोनों की पलकें नम हो चुकी थी। उफ बाबा, बस करें, इमोशनल करके मेकअप खराब करेंगे। वैसे भी निकाह है, ये रोने वाला काम हम रुखसती पर कर लेंगे। हानिया की बात पर फजदान हंसी और फिर वानिया को देखा जो बहुत ज्यादा इस्तराब से लग रही थी। जरिश, तुम हानिया को लेकर जाओ, मैं वानिया को लेकर आऊंगा। जरिश ने हाँ में सर हिला और हानिया को अपने साथ लेकर वहां से ले गई। फजदान ने वानिया का चेहरा थाम कर ऊपर किया। क्या बात है बाबा की जान? फजदान के लहजे में बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। बाबा, क्या उन्होंने आपसे बात की? उन्होंने निकाह को लेकर कुछ कहा आपसे? वानिया ने घबराते हुए पूछा तो फजदान ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, मेरी बात हुई है मैडी से, तुम फिक्र मत करो, सब तुम्हारी खुशी के हिसाब से ही होगा, ये वादा है तुम्हारे बाप का। वानिया ने अपने आंसू पोंछकर हाँ में सर हिलाया। अब वो मुतमईन हो चुकी थी। फजदान मुस्कुराते हुए इसे अपने साथ ले आया। बाहर बहुत से मेहमान आ चुके थे। वानिया की नजर हॉल में मौजूद मैडी पर पड़ी तो वो घबरा गई, लेकिन फिर इसने खुद को तसल्ली दी, वो हानिया के निकाह के लिए आए होंगे। माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है, आइमा बेगम ने वानिया के पास आकर कहा तो वानिया हिचकिचाते हुए मुस्कुरा दी। मेरे ख्याल से हमें जल्द से जल्द निकाह की तकरीब शुरू करनी चाहिए। शयान की बात पर सबने मुतफिक होकर हाँ में सर हिलाया और वहीं लॉन्च में मौजूद सोफों पर बैठ कर वजदान ने मैडी को देखते हुए बात शुरू की। बात यह है कि मैडी ने कुछ दिन पहले ही अपनी एक ख्वाहिश का इजहार किया था मेरे सामने, और अब इसकी ख्वाहिश के मुताबिक पहले वानिया और मैडी का निकाह होगा। वजदान की बात वानिया को लगा इसका दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो, पर शिकवा एक नम निगाहें उठाकर इसने सामने बैठे शख्स को देखा जो शान से मुस्कुरा रहा था। बाबा, वानिया ने घबराकर वजदान को पुकारा। इसके साथ लगी जैसे कि इसमें छुपना चाह रही हो। भरोसा रखो मेरी जान, वजदान ने नरमी से कहा और मौलवी साहब को इशारा किया जो पहले वानिया के करीब मौजूद कुर्सी पर बैठे थे। वो क्या कह रहे थे? इस वक्त सब कुछ वानिया की समझ से बाहर था। वो तो बस बुत बनी वहां बैठी थी। तो जमाना है ये,
रागा की सरगोशी इसके कानों में गूंज रही थी। वो भला कैसे किसी और की हो जाती जब वो अपने तन मन का मालिक सिर्फ एक इंसान को समझती थी। वानिया, मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं आपसे। विजदान की आवाज पर वानिया अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई और रोते हुए निगाहें उठाकर इस दगाबाज शख्स को देखा जिसने इससे झूठ बोला था। कबूल है, कबूल है, कबूल है। वानिया ने एक ही बार में कहा तो वजदान ने इसके सामने निकाहनामा रखा जिसे धुंधलियाती आंखों से देखते हुए इसने साइन किया और उठकर वहां से चली गई। वानिया, वजदान ने इसे पुकारा लेकिन वो नहीं रुकी। बस अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रो दी। वो अपनी मोहब्बत से दगा कर चुकी थी, किसी और की हो चुकी थी। कमरे में आते ही वानिया जमीन पर बैठकर रोने लगी थी और रोने की वजह से इसके वजूद में हिचकियां बन चुकी थी। लेकिन हैरत की बात तो यह थी कि कोई भी इसके पीछे नहीं आया था, यहाँ तक कि हानिया भी नहीं। शायद सब खुशियों में मसरूफ थे, लेकिन इसको क्या खुशी होती जिसका दिल ही मर चुका था। आपने मुझसे धोखे से शादी की है ना? नहीं माफ करूंगी आपको, कभी माफ नहीं करूंगी। वानिया ज़ारों की तार हो रही थी और नफरत हो रही थी इसे अपनी सजावट से। इसलिए उठकर आईने के सामने और अपने कानों के नाजुक बूंदे, गले में मौजूद नेकलेस इसने खींच कर उतारा। अभी अपना हाथ इसने दुपट्टे की जानी बढ़ाए थे जब लाइट अचानक ऑफ हुई और कमरे में मुकम्मल अंधेरा हो गया। जान तो वानिया की तब हवा हुई जब किसी ने इसकी कमर के गिर्द अपना हाथ लपेटा और खींचकर इसकी कमर अपने चौड़े सीने से लगाई। कौन? वानिया ने घबराकर सवाल किया तो अंधेरे की सांसों की तबशी से अपने कानों के पास महसूस हुई। मेरे सिवा किसकी इतनी जरूरत है कि मेरी मलिकियत को छुए? अफगान जलेबी, हाथ ना काट दो इस गुस्ताख के। वो आवाज अपने कानों से टकराते हुए वानिया का पूरा वजूद पत्थर का हुआ। वानिया वो आवाज लाखों में पहचान सकती थी। रागा। पहली बार वानिया ने इसे इस नाम से पुकारा। हाँ लगता है जिगर तुम्हारा रागा, तुम्हारा कोह कराक्रम का जिन तुम्हें वापस लेने आ गया है मेरी परी। अब फिर से इस कैद में जाने के लिए तैयार रहो। इतना कहकर अगर इसके गर्दन में मौजूद मखसूस नस को दबाया तो वो बेहोश होकर इसके बाहों में झूल गई। अपनी परी को फिर से बाहों में कर रागा के लब शान से मुस्कुराए। वानिया को होश आया तो हर गुजरा मंजर याद करके डरते हुए एक झटके से उठ बैठी, इर्द गिर्द का जायजा लिया और मजीद डर गई। वो शायद किसी प्लेन में थी, लेकिन ये पैसेंजर नहीं, कोई प्राइवेट प्लेन था। हानि ने खौफ से निगाहों से देखा लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। कैसा महसूस कर रही हो आप? दरवाजे से आने वाली आवाज पर वानिया ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और वहां देखा, लेकिन वहां पर मैडी को देखकर वो बहुत ज्यादा अफसोदा हुई। आप यहाँ? मैं यहाँ कैसे आई? क्या हुआ था? वानिया ने घबरा कर पूछते हुए मुस्कुराते हुए इसके पास आया और साथ वाली सीट पर बैठकर इसका हाथ नरमी से थाम लिया। एक बुरा सा जिन तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा था, इसलिए मैं अपनी बीवी को इस जिन से छीन लाया। नहीं, मैं आपकी बीवी नहीं, मेरा निकाह पहले इनसे हुआ था। निकाह पर निकाह नहीं होता। वानिया की बात पर मैडी के लब बेसाख्ता तौर पर मुस्कुराए। तो क्या ये वही शख्स है जिससे आपको मोहब्बत है? वानिया ने फौरन हाँ में सर हिलाया। अचानक मैडी इसके कान के करीब झुका तो वानिया की जान हवा हुई। तो ठीक है मेरी अफगान जलेबी, मैं वो बन जाएगा जो तुझे पसंद है। अपने कान के करीब रागा की आवाज सुनकर वानिया हैरत से इस शख्स को देख रही थी। ये कैसा राज था? क्या आपके पास मौजूद शख्स ही रागा था? लेकिन इसका चेहरा वानिया को सोचकर दिमाग माउफ हो रहा था। अफसोस तो इस बात का है जाने रागा कि मेरे करीब आने पर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। अपनी जान तक को मेरी अमानत समझती हो, तो क्या सिर्फ मेरी सूरत से मोहब्बत थी तुम्हें? अमान ने इसका चेहरा पकड़कर अपने सामने किया। मेरी आंखों में गौर करती तो देखती तो शायद पहचान जाती। वानिया ने हैरत से शख्स की स्याह आंखों को देखा। वो इसी की आंखें थी, इसके अमाद की आंखें, लेकिन फिर वो अमाद होते हुए भी बिल्कुल मुख्तलिफ क्यों दिख रहा था? वानिया किसी भी बात को समझने से कासिर थी। अमाद? अमाद के होंठों पर एक दिल फरेब मुस्कुराहट आई। बहुत देर कर दी मेहरबान, पहचानते पहचानते, पर शुक्र है जवानी में ही पहचान लिया। मुझे तो शक था बीवी बूढ़ा करके मानेगी और मेरे गरीब बच्चे बस जन्नत में ही दिखेंगे, बस दुआएं देते रह जाएंगे। अमान ने इसके माथे पर अपने होंठ रखे, लेकिन वानिया पर तारी गम और उलझाव इस पर हावी हुआ और अचानक से इसे सामने बैठे शख्स पर बेतहाशा गुस्सा आने लगा। बगैर सोचे समझे इसने अमान से दूर होकर जोर जोर से इसके सीने पर मुक्के बरसाना शुरू कर दिए। इतने अरसे से आप मेरे करीब थे और मुझे रोते तड़पते देखते रहे।
لیکن ایک بات سامنے آ کر مجھے نہیں بتایا، آپ زندہ ہیں، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ غصے کی شدت سے وانیہ کی آنکھیں نم ہوئی تھی، جبکہ امان نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے۔ اب میرا بھی تو اتنا حق بنتا تھا نہ جانے تمہاری محبت کی شدت کو دیکھنے کا، جس کا تم نے کبھی اظہار ہی نہیں کیا۔ امان نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، لیکن وانیہ ابھی بھی غصے سے منہ بنا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ہر بات بتائیں، سچ سچ، ابھی اور اسی وقت۔ وانیہ نے اسے دور ہو کر اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ امان نے گہرا سانس لیا اور پھر بولا، میرا اصلی نام اماد بنگش ہے، شہریار علی بنگش کا بیٹا ہوں، جنرل شہریار کے نام سے فوج میں جانے جاتے ہیں وہ۔ کہنے کو میرا دبئی میں شو روم ہے، لیکن آرمی انٹیلیجنس مجھے نام سے جانتی ہے۔ امان نے مسکرا کر وانیہ کو دیکھا جو ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے سے دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ ایجنٹ بی، 6 ماہ پہلے۔ تمہیں کیا لگا فوجی کہ تم نے مجھے پکڑ کر بہت بڑا تیر مار لیا ہے؟ دیکھنا بہت جلد آزاد ہو جائے گا راگا، اور تجھے کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ جنرل شہیر راگا کے جیل میں کھڑے اسے گھور رہے تھے، جو زنجیروں اور زخموں میں جگڑا ابھی بھی غرور کی انتہا پر تھا۔ ابھی چند دن پہلے ہی آرمی نے اسے پکڑا تھا۔ یہ تمہارا خواب ہے راگا، اور یہ صرف خواب ہی رہے گا۔ جنرل شہیر کی بات پر راگا کہکا لگا کر ہنسا۔ خوابوں میں جینے والے مجھے سچائی دکھا رہے ہیں۔ دیکھنا فوجی، تیری آنکھوں کے سامنے جاؤں گا، یہاں سے پھر تیرے اس وطن کی دھجیاں۔ اب یہ الفاظ راگا کے منہ میں ہی تھے جب جنرل شہیر نے اس کے منہ پر زوردار گھونسا مارا اور سپاہی کو اشارہ کرتے کمرے سے باہر آئے اور سیدھا اپنے آفس میں آئے، جبکہ ان کی نظر سامنے کرسی پر بیٹھے لڑکے پر پڑی۔ تم یہاں کیسے آئے؟ جنرل شہیر نے امان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دروازے سے، عام سا جواب دیتے امان نے سامنے موجود کاغذات کو دلچسپی سے دیکھا۔ دروازے پر تو گارڈز تھے، انہوں نے تمہیں اندر کیسے آنے دیا؟ آپ کے گارڈز کو تو ابھی تک پتا نہیں کہ میں یہاں ہوں، کافی معصوم ہے بیچارے، نئے نئے بھرتی کیے ہیں کیا؟ امان نے ایک آنکھ دبا کر شرارت سے پوچھا اور ان کاغذات کو کافی غور سے دیکھنے لگا۔ راگا نے زبان نہیں کھولی نا؟ جنرل شہیر نے انکار میں سر ہلایا، لیکن اس کے ساتھ ہی خاموش بیٹھے ہیں، جیسے انہیں کوئی اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ امان نے مسکرا کر انکار میں سر ہلایا۔ وہ خاموش بیٹھے نہیں ہیں سر، ضرور کچھ بڑا سوچ رہے ہیں، کچھ ایسا جس کے بعد پاک فوج کے پاس راگا کو چھوڑنے کے علاوہ کوئی رستہ نہ بچے۔ جنرل شہیر نے امان کی بات پر غور کیا تو وہ انہیں صحیح لگی۔ تو پھر تمہارے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بیک اپ۔ اگر وہ کچھ بڑا سوچ رہے ہیں تو ہم اس سے بھی بڑا سوچیں گے۔ میرے پاس ایک پلان ہے۔ کیسا پلان؟ جنرل صاحب نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا تو اطمینان سے اماد نے انہیں اپنا سارا پلان بتایا۔ نو اماد، اٹس ٹو ڈینجرس، تمہارا راگا بن کر ان کے درمیان میں رہنا تمہاری جان کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر انہیں پتا چل گیا تو؟ جنرل شہیر نے پریشانی سے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یہی تو بات ہے کہ انہیں پتا نہیں چلے گا، ٹرسٹ می سر، ان کے درمیان رہ لوں گا میں، الو بناؤں گا انہیں۔ اور اتفاق تو دیکھیں، راگا اور میری آنکھوں کا رنگ بھی ایک ہے، اماد نے ایک آنکھ دبا کر کہا۔ ویسے بھی آرمی میں آنے کے بعد ایک سپاہی کی جان ان کی جان نہیں رہتی، اس کی ہر چلتی سانس اس ملک کی امانت ہوتی ہے۔ جنرل شہیر اماد کی بات پر خاموش ہو گئے۔ اور تمہاری ماں کا کیا اماد بنگش؟ اس کی اکلوتی اولاد ہو تم، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو برداشت نہیں ہوگا۔ اور یہ بات ایک جنرل نہیں، ایک باپ تم سے پوچھ رہا ہے۔ اماد نے مسکرا کر جنرل شہید کو دیکھا۔ آپ اور ماما مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں بابا، لیکن کوئی اور ہے جو مجھے آپ دونوں سے بھی زیادہ پیارا ہے، میرا یہ وطن بابا، مجھے ہر کوئی ٹرسنے پر تلا ہوا ہے، اور اگر میرے ملک پر اٹھنے والی ایک نگاہ بھی کچل دی جائے تو میں سمجھوں گا کہ میرے پیدا ہونے کا حق ادا ہو گیا۔ مات کو دیکھتے ہوئے جنرل شہیر کی آنکھوں میں ایک خوف تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، وہ ان کی اکلوتی اولاد تھا، لیکن اس خوف کے ساتھ ساتھ ان کی آنکھوں میں بے پناہ فخر بھی تھا۔ ٹھیک ہے مات، جیسا تم چاہو ویسا ہی ہوگا، لیکن یہ ہمارا پلان بی ہوگا، صرف اسی صورت میں اگر سچویشن ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے تو۔ ان کی اب بات پر اماد مسکرایا اور ہاتھ اٹھا کر اپنے مخصوص انداز میں انہیں سلیوٹ کیا۔ اوکے سر۔ وہاں سے آتے ہی اماد نے خود کو سب سے علیحدہ کر لیا اور آگا کے بارے میں جتنی انفارمیشن ہو سکتی تھی اس نے اکٹھا کیا، اس کی آواز کو مکمل طور پر کاپی کیا اور اپنے بال بھی بڑھا لیے۔ بس کچھ محنت کرنی پڑی تھی اسے اپنے نقوش راگا کی طرح کرنے میں۔ راگا کے پکڑے جانے کے 3 مہینے بعد ایک خاموشی چھائی رہی۔
जैसे कि वाकई साथियों को इसके होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस 2-4 जगहों पर इन लोगों ने धमाके करवाए। लेकिन फिर एक दिन खामोशी टूटी जब उन्होंने रावलपिंडी की मशहूर यूनिवर्सिटी पर हमला किया और तालिब इल्मों की जान के बदले रागा की रिहाई का सौदा किया। फौज के साथ साथ गवर्नमेंट भी इस बात से परेशान थी। जनरल शहीर जब मीटिंग अटेंड करने गए तो सबकी राय को मद्देनजर रखते हुए यही फैसला किया कि रागा को रिहा कर दिया जाए। एक और रास्ता भी है। जब जनरल शहीर को कुछ समझ न आया तो बोल उठे, क्या रास्ता है जनरल शहीर? चीफ ऑफ आर्मी ने सवाल किया। हम रागा को आजाद करेंगे, लेकिन इसके पास असली रागा नहीं बल्कि रागा के बेस में हमारा एजेंट जाएगा। जनरल शहीर की बात पर सब हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक काम है जनरल, और इसके लिए बहुत ज्यादा सलाहियत दरकार है। जानता हूँ, इसीलिए हमारे बहुत काबिल एजेंट भी काफी अरसे से इस काम की तैयारी में लगे हैं। और एजेंट बी की सलाहियत से सिर्फ मैं ही नहीं, आप सब भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। जनरल शहीर की बात पर सबने मुतफिक होकर हाँ में सर हिलाया। एजेंट बी की चालाकी, अक्लमंदी, बहादुरी और ताकत की जीती जागती मिसाल है। एक और जनरल ने सबको बताया, इसका यह फायदा भी होगा कि इनके दरमियान हमारा एक जासूस होगा जो न सिर्फ बाकी के दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का बायस बनेगा बल्कि इन दहशतगर्दों के मददगार गद्दारों का भी पता लगा लेगा। और इनके छुपे हुए गद्दारों का पता लगाना है एजेंट बी का मकसद है। इस बात पर चीफ ऑफ आर्मी ने भी हाँ में सर हिलाया। ठीक है, ऐसा ही होगा। ये मिशन अब एजेंट बी का है। वही रागा की जगह इन लोगों के पास जाएगा और इनकी हिफाजत के लिए ये राज को बहुत ज्यादा खुफिया रखना होगा ताकि हमें छुपा कोई गद्दार इनके लिए मुश्किल ना आए का बायस ना बने। आर्मी के जनरल भी चीफ ऑफ आर्मी की बात से मुतफिक थे। मीटिंग खत्म होने के बाद जनरल शहीर अपने कमरे में आए तो बहुत सोचने के बाद अपना मोबाइल निकालकर उन्होंने अमाद को कॉल की। एजेंट बी, हमें प्लान बी के मुताबिक चलना है। वो लोग जेल से रागा को लेकर निकले थे और अपनी आजादी का गरूर देखने के काबिल था, लेकिन वो इस बात से गाफिल था कि इसकी खुशी बहुत जल्द गम में बदलने वाली थी। रागा को लेकर जाने वाली गाड़ी अचानक ही बाकी गाड़ियों से अलहदा होकर दूसरी तरफ मुड़ गई और सीधा आकर एक सुनसान से गिराज में रुकी। रागा को गाड़ी से बाहर निकाला गया तो वो हैरत से इर्द गिर्द का मंजर देखने लगा। ये तुम लोग मुझे कहाँ लाया है? बहुत ज्यादा चालाकी की ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, ये जानते हो तुम लोग। रागा इस जनरल शहीर की तरफ मुड़ते हुए धमकाने लगा, जबकि जनरल शहीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। पता लग जाएगा रागा, हौसला रखो, जनरल साहब ने मुस्कुराकर कहा। तभी वहां एक और गाड़ी आई जिससे निकलने वाले शख्स को देखकर रागा की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वो बिल्कुल इसके जैसा ही तो था, वही बाल, वही दाढ़ी, ऐसा तक कि नक्श भी वैसे ही थे। क्या हुआ माड़ा, इतने में डर गया? तुम तो अभी तो इस रागा ने अपना जलवा भी नहीं दिखाया। इस शख्स के बोलने पर ही रागा की हैरत में मजीद इजाफा हुआ क्योंकि इसकी आवाज भी बिल्कुल रागा जैसी थी। कौन हो तुम? रागा ने घबराते पूछा तो वह शख्स मुस्कुराकर इसके करीब आया। मैं वो हूँ रागा जो तेरी जगह लेकर तेरे इन घटिया कामों और साथियों को जहन्नुम वसल करेगा। मैं इस मुल्क का मुजाहिद हूँ, इस सरजमीन का मुहाफिज। अमाद के ऐसा कहने पर रागा ने एक जोरदार गुस्सा इसके मुंह पर मारा। सिपाहियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो अमाद ने हाथ के इशारे से इन्हें करीब आने से रोक दिया। अब रागा इसे मार रहा था और खामोशी से खड़ा मार खा रहा था। फिर अचानक काफी मार खाने के बाद अमाद ने इसका हाथ पकड़ा और होंठ पर मौजूद खून को अंगूठे से साफ करते हुए मुस्कुरा दिया। अब मेरी बारी। इतना कहकर अमाद ने एक जोरदार मुक्का रागा के मुंह पर मारा, जिसकी शिद्दत से रागा जमीन पर गिर गया और इसकी नाक से बुरी तरह खून निकलने लगा। शुक्रिया माड़ा, किसी जख्म के बगैर तेरे साथियों के पास जाता तो शक करते ना मुझ पर। अच्छा है तूने ये शोभा भी मिटा दिया। अमाद ने हंसकर कहा तो फौजियों ने वापस रागा को अपनी हिरासत में ले लिया। वीरा को पता लग जाएगा, वो तुझे नहीं छोड़ेगा बहरूपिये, नहीं छोड़ेगा। रागा चलता रहा और सिपाही इसे वापस ले जाने लगे। अमाद इस बात पर मुस्कुरा दे कि जाने अनजाने में वो इससे अपने साथियों का नाम बता चुका था। चलो बेटा, जनरल शहीद ने अमाद के पास आकर कहा तो अमाद ने बेड़ियां पहनने के लिए अपने हाथ इनके सामने कर दिए। मैं तैयार हूँ बाबा। फिर वो लोग अमाद को रागा बनाकर यूनिवर्सिटी ले गए। जनरल शहीद ने सोचा कि यहाँ आए दहशतगर्दों को पकड़ ही लेंगे, इसीलिए उन्होंने दहशतगर्दों पर अटैक करने का कहा। लेकिन बुजदिलों ने वानिया को अपनी ढाल बनाया और वहां से फरार हो गए। वजदान ने वानिया को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो इसे ऐसे रास्ते से फरार कर चुके थे जो यूनिवर्सिटी से बहुत फासले पर था। हर तरफ नाकाबंदी होने के बावजूद वो इन्हें नहीं पकड़ पाए।
वानिया की कोई खबर ना थी और वजदान गुस्से के आलम में जनरल शहीद के पास आया। हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे सर, हम इन पर हमला करेंगे, किसी भी हाल में मेरी बेटी को वापस लाऊंगा। आप परमिशन दे सर, हम किसी भी तरह इन्हें ट्रैक कर लेंगे। वजदान की परेशानी देखकर जनरल शहीद भी परेशान हो चुके थे। तुम फिक्र मत करो वजदान, पुलिस और फौज इन्हें ढूंढ रही है, तुम्हारा बेटी पता जरूर लगा लेंगे। कैसे फिक्र ना करूं, मेरी बेटी है इनके पास, हमें इन पर हमला करना होगा सर। जब तक हम इन तक नहीं पहुंचेंगे किसी भी दहशतगर्द को नहीं छोड़ेंगे हम, वजदान गुस्से से कह रहा था। मैंने कहा ना वजदान कि एक टीम इसको ढूंढती रही है, लेकिन फिलहाल हम किसी भी दहशतगर्द पार्टी पर हमला नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्या चाहते हैं आप कि बस खामोश तमाशाई बना देखता रहूं? मैं अपनी बेटी को ढूंढ कर रहूंगा, अगर आप इजाजत नहीं देते तो भाड़ में गई नौकरी, वजदान गुस्से से कहकर वहां से जाने लगा। वजदान तुम समझ क्यों नहीं रहे? तुम्हारी बेटी ठीक है और जल्द तुम्हारे पास होगी, लेकिन अभी हम हमला नहीं। आप कैसे जानते हैं वो ठीक होगी सर? दहशतगर्दों की पकड़ में है मेरी बेटी, वो कैसे महफूज हो सकती है? वजदान ने गुस्से से मेज पर अपने हाथ मारते हुए पूछा। क्योंकि जो रागा इनके साथ गया है वो असली रागा नहीं लेफ्टिनेंट, वो हमारा एजेंट है, एजेंट पी। इस बार जनरल शहीद के आहिस्ता से कहने पर वजदान ने हैरत से इन्हें देखा। हाँ वजदान, वो रागा नहीं, हमारा मुजाहिद सिपाही है। इन पर हमला करना इन सिपाही की जान लेने के मुतरादिफ है। फौज के वहां पहुंचने पर ही वो सबसे पहला शक इसी पर करेंगे कि ये फौज से हाथ मिलाकर इन्हें यहाँ लाया और मार देंगे इसे। जनरल शहीद की बात सुनकर वजदान ने अपना सर झुका लिया। लेकिन मेरी बेटी इनके पास है सर, वो बहुत मासूम है, बहुत नाजुक दिल की है। नम आवाज में कहता वजदान इस बार एक खारा हुआ बाप लग रहा था। जनरल शहीद ने इसके कंधे पर अपना हाथ रखा। फिक्र मत करो वजदान, वो हिफाजत से रहेगी, एजेंट भी अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखेगा इसका। ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? वजदान ने हैरत से देखते हुए सवाल किया। क्योंकि एजेंट भी कोई और नहीं, मेरा बेटा अमाद है और अपने बेटे को जानता हूं मैं। जनरल शहीद ने इसका कंधा थपथपाते हुए कहा, जबकि वजदान हैरत से शख्स को देख रहा था जिसने अपने इकलौते बेटे को दुश्मनी में भेज दिया था। तो आप चाहते हैं कि मैं कुछ ना करूं, बस हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूं? वजदान के लहजे में बहुत ज्यादा बेबसी थी। हिम्मत करो वजदान, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने की है। तुम ये समझो कि तुमने अपनी बेटी को इस मुल्क की हिफाजत पर लगाया है, समझो कि वो भी हमारी तरह एक सिपाही है, क्योंकि वजदान वो इस बहादुर सिपाही की मुहाफिज है और इसका मुहाफिज होगा। जनरल शहीद की बात पर वजदान ने बेइंतहा बेबस हो चुका था। हर बस खामोशी से उठकर वहां से चला गया, लेकिन इसके बाद इसने वानिया को ढूंढने की कोशिश नहीं की, बस अपनी बेटी को खुद की तरह मुजाहिद समझकर इसकी जिंदगी का मामला खुदा पर छोड़ दिया। और वैसा ही हुआ जैसा जनरल शहीद ने कहा। अमान ने रागा बनकर वानिया की हिफाजत की हर मुमकिन कोशिश की थी। कॉल की पसंदगी जाहिर करने पर अमान ने सरदार होने का फायदा उठाते हुए वानिया को इससे छीन लिया, लेकिन जब बाद में फिर से वानिया इसके चुंगल में बुरी तरह से फंस गई तो अम्माद के पास इससे निकाह करने के सिवा कोई चारा नहीं था। इसी तरह अपने लेफ्टिनेंट की बेटी जो अम्माद के लिए एक जिम्मेदारी थी, इसकी मताए जान इसकी मंजिले इश्क बन गई। 1 महीने तक सब ठीक चलता रहा। अम्माद ने किसी को भी खुद पर शक होने नहीं दिया था और इन्हीं के दरमियान रहकर वह इनका हर राज जानते हुए सुल्तान के बहुत करीब पहुंच चुका था। लेकिन फिर एक दिन अचानक वो तवाज़ुन खराब हुआ जब अम्माद खबर पहुंचाने पहाड़ के पास मौजूद सिपाही के पास आया। इसने इसे बताया कि रागा कैद से भाग चुका है और किसी भी वक्त यहाँ पहुंचना होगा। अम्माद को कैसे भी रागा को पकड़ना था। अगर रागा वीरा या कॉल में किसी के पास पहुंच जाता तो अम्माद का बचना नामुमकिन हो जाता। या अल्लाह मेरी मदद करना। अम्माद ने दुआ की और अपनी बंदूक संभालता रागा को तलाश करने लगा। कुछ ही देर बाद गोलियों की आवाज से इसने अंदाजा लगाया कि आर्मी भी वहां पहुंच चुकी है। तभी अम्माद की नजर पहाड़ की जानिब से आते अपने आदमी पर पड़ी, जिसके पीछे 2 फौजी थे, जिनमें से एक को इससे मार दिया था जबकि दूसरे की टांग में गोली मारकर इसे अपने निशाने पर ले चुका था। अम्माद ने गुस्से से दांत कचकचाकर आगे बढ़ना चाहा। रुक जाएं, ऐसा मत करें। वानिया की आवाज पर अम्माद की जान हवा हुई। वो नहीं चाहता था कि रागा वानिया को कोई नुकसान पहुंचाए, लेकिन इस वक्त वो इनसे बहुत ज्यादा फासले पर था। लेकिन रागा के ना होने पर वानिया ने अगली हरकत से अम्माद का मुंह खुला का खुला रह गया। रुक जाए वरना गोली मार दूंगी।
अमान ने हैरत से अपनी मासूम जान को देखा जो कांपते हाथों में पिस्टल थामे राघव को डरा रही थी। अपनी बंदूक को सीधा करते हुए अमान ने राघव का निशाना लिया। अगर वो वानिया या इस फौज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो अमान वहीं से मार देता। एक चिड़िया के डर से राघव अपना शिकार नहीं छोड़ेगा, राघव ने शान से कहते हुए बंदूक वापस फौजी पर की और अमान ने खुद को गोली चलाने के लिए तैयार किया, लेकिन इससे पहले ही वानिया राघव को गोली मार चुकी थी। अमान ने हैरत से इसे देखा जो अब राघव को मारने के बावजूद इसके पास जाकर फूट फूट कर रोते हुए इसका निकलता खून बंद करना चाह रही थी। अमाद कुछ देर खड़ा अपनी मोहब्बत को वहां रोते हुए देखता रहा। इसका एक एक आंसू इसकी मोहब्बत का गवाह था। फिर कुछ देर बाद इसकी बहन और एक लड़का से और फौजी को वहां से ले गए और अमाद राघव के जिस्म के करीब आया और इसके गर्दन पर अपना हाथ रख कर देखा। राघव सच में मर चुका था। माँ ने इसे उठाया और अपने कंधे पर डाला और इस खुफिया कार से होता हुआ काफी फासले पर खड़ी आर्मी की गाड़ियों के पास आया। राघव को एक जिस्म कंधे पर डालकर लाता देखकर सब फौजी ने इस पर अपनी बंदूकें तान ली। जनरल शहीर ने भी इसको परेशानी से देख रहे थे। अमान ने राघव का जिस्म लाकर जनरल शहीर के कदमों में फेंका और मुस्कुरा कर इन्हें देखा, जबकि जनरल शहीर तो ये समझने की कोशिश करते कि सामने मौजूद शख्स राघव है या इनका बेटा। फिर अमाद ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाकर इन्हें सल्यूट किया तो जनरल शहीर की आंखें खुशी और फख्र से आंसुओं से नम हो गई। बेसाख्ता तौर पर उन्होंने भी अपना हाथ माथे पर ले जाकर अमाद को सल्यूट किया। तुमने इसे मार दिया एजेंट? फौजदार ने हैरत से पूछा, क्योंकि राघव का जिंदा होना मुर्दा होने से ज्यादा कीमती था। नहीं सर, आपकी बेटी ने मार दिया। हानिया? फौजदार ने गहरा सांस लेते हुए कहा। नहीं सर, मेरी वानिया ने। अमाद की आवाज में मौजूद खरूर और इनमें मेरी वानिया कहने पर फौजदार ठटक गया, जबकि ये वक्त सवाल का जवाब नहीं था। बस अब एजेंट भी हमारे साथ हैं और मेरी बेटी भी हिफाजत यहाँ आ चुकी है। अब हम इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। हमले की इजाजत दे सर, फौजदार ने जुनून से गांव की जानिब निगाह गाड़ कर कहा। नहीं सर, इस गांव में सिर्फ दहशतगर्द नहीं बसते बल्कि बहुत से मासूम लोग और बच्चे और औरतें भी हैं। हमें इनकी हिफाजत का भी ख्याल रखना है। अमाद की बात पर जनरल शहीर अपने बेटे की जानिब मुड़े। तो फिर हमें क्या करना होगा एजेंट भी? मेरे इशारे का इंतजार करें सर, और इशारा मिलते ही हमला कर दीजिएगा। जनरल शहीर ने हाँ में सर हिलाया और अमाद वापस गांव में आया, जब हाँ वीरा और सब आदमियों के साथ हथियार से लेस तैयार थे, जबकि कॉल तो एक दिन से गायब था। कहाँ थे तुम राघव? इन आर्मी वालों ने में इतनी हिम्मत आ गई, हम पर यहाँ हमला कर दिया है, लेकिन फिक्र मत करो, ये गलती इनकी आखिरी गलती बना देंगे। वीरा ने एक आदमी को इशारा किया। मैं भी नेक का जायजा लेने गया था वीरा, वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है। अगर उन्होंने हम पर हमला किया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी में बेहतर है कि हम यहाँ इन पर हमला करें। माँ की बात सुनकर वीरा ने हाँ में सर हिलाया। हमें होशियारी से काम लेना होगा। हमारे जितने भी आदमी हैं सबको साथ ले लो। आधे आदमी इन पर शमाल से हमला करें और वीरा तुम इनमें जनूब से इन पर हमला करेंगे। वीरा ने हाँ में सर हिलाया। आदमी को इशारा करता आधे आदमियों के साथ अमाद के साथ चला। मुझे ये समझ नहीं आ रहा हम में से कौन सा ऐसा जासूस है जिसने फौज का हमारा ठिकाना बताया है। अगर पता चल गया ना राघव तो वो मौत मांगेगा और इससे मौत भी नहीं मिलेगी। वीरा वहशत से कहता अमाद के साथ चल रहा था। अचानक एक सुनसान जगह पर आकर अमाद रुक गया। क्या हुआ राघव? वीरा ने हैरत से पूछा। कुछ नहीं वीरा, तुम्हें बस ये बताना था कि वो जासूस मैं हूँ। इससे पहले कि वीरा अमाद की बात समझता, घास और दरख्त के पीछे छुपे फौजियों ने इन पर हमला कर दिया। सब दहशतगर्दों को संभलने का मौका दिए बगैर वो सबको या तो मार चुके थे या हिरासत में ले चुके थे। वीरा ने हैरत से इर्द गिर्द का नजारा देखा और अपनी बंदूक फौरन अमाद पर तान दी। गद्दार! वीरा ने गोली चलाई, लेकिन अमाद ऐन वक्त पर झुककर अपने पास इस गोली से बचा गया था। फिर खुद फौरन आगे बढ़ा और एक टांग वीरा के बाजू पर मारकर इसकी बंदूक को गिराया। वीरा ने अपने हाथ बहुत जोर से अमाद के गाल पर मारना चाहा, लेकिन अमाद इससे भी बचता वीरा की टांग पर अपनी टांग मारकर इसे जमीन पर गिरा गया और इसकी गर्दन को दबोच लिया। नहीं वीरा, मैं गद्दार नहीं हूँ, बल्कि गद्दार तो तुम हो जो खुद पर हुए जुल्म का बदला लेने के लिए अपने वतन से ही गद्दारी हो गया। लेकिन इसका गद्दार का नतीजा तुम्हारे सामने है वीरा। मासूमों की जान लेकर तुम्हारे घर वालों की रूह को सुकून नहीं मिला वीरा, इन्हें तकलीफ हुई है।
वीरा गुस्से से चिल्लाया और अमाद की पकड़ से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ बहुत मजबूत थी। हाँ वीरा, अपने बेटे को कातिल बना दिया। देख, वो इंसाफ पसंद आदमी बहुत दुखी हुआ होगा। अभी भी वक्त है, समझ जाओ दोस्त। इंसाफ की तलाश में तुमने गलत राह चुनी है। अमाद इसे कह रहा था और वीरा इसकी गिरफ्त में मचलता चला जा रहा था। नहीं, नहीं छोड़ूंगा किसी को, ना इन खामोश तमाशाई बनकर मौत देने वालों को, और ना ही जिंदगियों का सौदा करने वालों को। वीरा अमाद की गिरफ्त में फड़फड़ाता गुस्से से चिल्लाया और गम और गुस्सा इस पर हावी हो चुके थे। इस वक्त वो कोई बेकाबू जानवर लग रहा था जिसे अमाद संभालना अमाद के लिए बहुत मुश्किल था। अब्दुल्ला! मरजान की आवाज पर वीरा का जहमत करना बंद हुआ और इसने आर्मी के साथ मौजूद मरजान को देखा जो फूट फूट कर रो रही थी। अमाद ने झुककर वीरा के कान में सरगोशी की। अभी भी वक्त है, सोच लो अब्दुल्ला। और किसी के लिए ना सही, मरजान के लिए। मर जाएगी वो तुम्हारी लाश देखकर। अमाद की बात पर वीरा की सारी मजम्मत, सारी लड़ाई बंद हुई। वो बस सामने खड़ी मरजान को सारों की तार रोते हुए देख रहा था। जानता हूँ जो तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत बड़ा जुल्म था, और इसने जुल्म ने तुम्हें जालिम बना दिया दोस्त। इन जालिमों से भी ज्यादा जालिम तो क्या फर्क रहा इनमें और तुम में। अमाद की बात पर वीरा जमीन पर बैठता चला गया और फिर चला चला कर रोया, लेकिन इसे एहसास हो चुका था कि इंतकाम की आग में वो क्या कर गुजरा था। अमाद ने फौजी को इशारा किया जिसने आगे बढ़कर वीरा को जंजीर पहनाई और इसके बिखरे शख्स को अपने साथ ले लिया। अमाद वहां से सीधा हेडक्वार्टर आया जहां इसने सारी इंफॉर्मेशन आर्मी को दी, लेकिन एक बात वो इनसे छुपा चुका था जिसे अब बताने के लिए वो जनरल शहीद के पास आया। लेकिन वहां वजदान को देखकर वो मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। कांग्रेचुलेशन एजेंट, अपने मिशन की कामयाबी पर। तुम सच में बहुत बहादुर जवान हो। वजदान ने इसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा। थैंक यू सर। अमाद ने से सल्यूट करके कहा और फिर जनरल शहीद की जानिब मुड़ा। मुझे आपको कुछ बहुत जरूरी बताना है सर। तुम बता सकते हो, वजदान पर पूरा भरोसा है मुझे। अमाद ने हाँ में सर हिलाया। सर, ये रागा और इसके जैसे और बहुत से दहशतगर्द हैं जो सिर्फ एक कठपुतली हैं जिनकी डोर किसी और के हाथ में है। अमाद की बात पर इन दोनों ने हैरत से इसे देखा। और अफसोस की बात तो यह है कि वो शख्स कोई और गैर मुल्की नहीं बल्कि अपने ही वतन का एक बाशिंदा है जो अपने मफाद के लिए न सिर्फ मासूमों की जानों से खेल रहा है बल्कि हर बुरा काम इसकी बदौलत ही होता है। अमाद के ऐसा कहने पर वजदान में सबसे अपनी मुठ्ठियां कस ली। कौन है वो? सुल्तान। लेकिन ये सुल्तान कौन है ये मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि सच जानने के बावजूद मेरे पास कोई सबूत नहीं। अगर रागा भागता नहीं तो सबूत भी होता मेरे पास। अमाद की बात पर जनरल शहीद परेशान हुआ। लेकिन तुम जानते हो कि सुल्तान कौन है? अमाद ने हाँ में सर हिलाया। चेहरा नहीं देखा था, सिर्फ इसकी आवाज सुनी थी। आवाज बदलने वाला ही किसी और की आवाज ना पहचान सके, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, मुझे भरोसा है तुम पर। तुम जल्दी सुल्तान के खिलाफ सबूत भी ढूंढ लोगे। जनरल शहीद ने पास आकर इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। अब इन सबकी परेशानियां छोड़ो और घर चलो। तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि मैं इनसे आते हुए कह आया था अपने बेटे के लिए दुआ करे। जनरल शहीद की बात पर अमाद मुस्कुराया। इन्हीं की दुआएं मेरी हिफाजत पर हैं बाबा। जनरल शहीद ने फख्र से अपने बेटे की जानिब देखा तो अमाद मुस्कुराता हुआ वजदान की जानिब मुड़ा। आपको कुछ बताना है सर, और शायद वो सुनकर आप मुझे गोली मार दें। अमाद की बात पर वजदान बहुत हैरान हुआ, लेकिन फानिया के निकाह का सच जानकर वजदान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कोई बात नहीं, वो रिश्ता तुमने मजबूरी में बांधा एजेंट, इसकी कोई अहमियत नहीं। नहीं सर, इसकी अहमियत कभी भी सवाल नहीं उठाइएगा। फानिया मेरा सब कुछ है, वो मेरी बीवी है और इस सच्चाई को आप तो क्या कोई भी नहीं झुठला सकता। अमाद के सख्ती से कहने पर वजदान हैरान हुआ, लेकिन इससे पहले वो वहां से कुछ कहता जनरल शहीद सामने हुए। अरे ये इतना बड़ा मसला नहीं है लेफ्टिनेंट, मेरा बेटा काबिल है हर लिहाज से आपकी बेटी के। मैं बाप होने के नाते आपकी बेटी का रिश्ता मांगता हूँ। वैसे भी जब दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर मसला क्या है? जनरल शहीद की बात पर वजदान सोच के आलम में डूब गया और सामने मौजूद लड़के को देखने लगा जो सच में हर लिहाज से इसकी बेटी के काबिल था, क्योंकि न सिर्फ इसने इसकी बेटी की हिफाजत की थी बल्कि वो इसकी आंखों में वानिया के लिए वही जज्बात दे सकता था जो इसकी आंखों में जरिश के लिए थे। चले ठीक है, मैं वानिया से बात। अरे नहीं अंकल, आप इससे भी बात मत कीजिएगा, बहुत सताया है आपकी बेटी ने मुझे।
अब जरा इसकी बारी। अमाद ने एक आंख दबाकर कहा तो जनरल शहीर हंस दिए। वजदान भी मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। हाल फानिया जो तब से मुस्कुराते हुए अमाद की बात सुन रही थी, इसके खामोश होने पर मुंह बनाकर इसे देखने लगी। अच्छा, तो आपने जानबूझकर मुझे 1 महीना सताया? इतनी सब बातों के बाद इसका ये सवाल पूछने पर अमाद कहका लगाकर हंस दिया। हाँ मेरी अफगान जलेबी, जानबूझकर सता रहा था तुम्हें। जिस इश्क की आतिश में मैं जलता रहा, इसमें तुम्हें भी तो जलता देखना था। अमाद वानिया को खींचकर खुद के करीब कर चुका था। बहुत बुरे हैं आप, साथ ही बाबा भी, उन्होंने भी आपका साथ दिया। नाराज हूं मैं आप दोनों से। वानिया ने इससे फासला कायम करना चाहा जो इससे के लिए नामुमकिन था। अब ये दूरियां नामुमकिन है लफ्ते जिगर, अमाद ने इसके सख्ती से खुद में भेजते हुए कहा। और वैसे भी मैं चाहता था दुनिया की आंखों के सामने तुम्हें अपना बनाऊं, ताकि कल को कोई तुम्हारी किरदार कशी ना कर सके। इस बात पर वानिया ने इसके सीने पर सर रख कर मुस्कुराहट का गला घोटा। फिर एक ख्याल आते ही इसने दूर होकर फिर से इसे घूरने लगी। आप मुझे भगा भी तो सकते थे ना, मुझे सच बता देते और अपने साथ लेकर मुझे मेरे बाबा के पास छोड़ आते। वानिया की मासूमियत पर अमाद ने मुस्कुराकर इसका सर चूमा। और बाकी सबको क्या जवाब देता? छोटी सी लड़की मेरी कैद से भाग गई। इतना आसान नहीं था जान। वीरा मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। इसे शक था कि कहीं फौजियों ने रागा को अपने साथ तो नहीं मिला लिया। इसीलिए तो इस दिन से वो मैंने बकवास की थी, क्योंकि वीरा को लगा कि तुम रागा की कमजोरी बन चुकी हो। वानिया ने हाँ में सर हिलाया। अब वो इस हर बात का मकसद समझ चुकी थी। अब तुम्हें बताना तो जितना तुम बहादुर हो ना, मिर्जान बंदूक देखकर ही तुमने मेरे बारे में सबको सच बता देना था। वानिया ने मुंह फैलाया। अब इतनी भी डरपोक और बेवकूफ नहीं हूं मैं। अमाद कहका लगाकर हंसा। अच्छा, इसीलिए मेरे 2 मर्तबा तुम्हें भगाने का मौका दिलवाने के बावजूद तुम भाग नहीं सकी, उल्टा ज्यादा मुसीबत में फंस गई। वो आप थे जो मरजान की मदद से मेरी भागने में हेल्प कर रहे थे। जी हाँ मेरी जान, लेकिन आप इतनी चालाक हैं, दोनों मर्तबा कामयाबी से पकड़ी गई। अमाद ने इसके नाक दबाकर कहा। वानिया ने मुस्कुराते हुए झुककर इसके सीने पर अपना सर रखा। अमाद, असली रागा सच में मर गया था क्या? हाँ मेरी जान, वो सच में मर चुका था, लेकिन तुम दुखी मत हो, वो इसी काबिल था। वो रागा बहुत बुरा था मेरी जान, इसके बारे में सोचो मत। तुम बस अपने इस रागा के बारे में सोचो जो हमेशा तुम्हारे लिए तुम्हारा रागा रहेगा। अमाद ने नरमी से इसके बालों में अपने होंठ रखे। तो क्या वीरा भाई हमेशा कैद में रहेंगे या इन्हें मौत की सजा हो जाएगी? अमाद, क्या आप इनके लिए कुछ कर नहीं सकते? मरजान बहुत ज्यादा प्यार करती है इनसे, मर जाएगी इनके बगैर। वानिया की पलकें नम हो चुकी थी और अमाद ने इनकार में सर हिलाया। नहीं मेरी जान, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो खुद कर सकता है। अगर इस सब से तौबा करे और वो हमें हर राज बता दे, हमारा साथ देना चाहे, तो वीरा का क्राइम की दुनिया से नाम और निशान मिट जाएगा। मेरी जान, इसकी मदद से हम बहुत से दहशतगर्दों को पकड़ सकते हैं। अगर वो मदद करे तो हो सकता है कि इसकी सजा में कमी हो। अमाद ने गहरा सांस लिया। कसूर वीरा से ज्यादा नाइंसाफी से इसके दौर का था, जो ना जाने कितने ही अब्दुल्ला को दहशत बनने पर मजबूर करता है। वानिया ने पूरी बात समझकर अफसोदगी में सर हिलाया। खुदा करे वो आपकी बात समझ जाएं। फिर इसे इर्द गिर्द के माहौल का ख्याल आया तो इस प्राइवेट प्लेन को देखते हुए अमाद से पूछने लगी। हम कहाँ जा रहे हैं? अभी पता लग जाएगा अफगान जलेबी, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। वैसे भी हम बस पहुंच चुके हैं। अमाद ने से वापस इसकी सीट पर बिठाकर सीट बेल्ट पहनाई। प्लेन के लैंड होने पर अमाद ने इसको अपनी जैकेट पहनाई और अपने साथ लगाते हुए वहां से बाहर ले आया। इतने अंधेरे में वानिया कुछ नहीं देख पा रही थी, इसलिए जगह का अंदाजा लगाना मुश्किल था। लेकिन वो एयरपोर्ट काफी खुली जगह पर वाक़या था। वहां से आकर उन्होंने एक गाड़ी ली और फिर गाड़ी के रुकने पर अमाद ने इसे आंखें बंद करने का कहा। क्यों करूं आंखें बंद? वानिया ने मुंह बनाकर पूछा तो अमाद शरारत से इसके कान के करीब झुका। क्योंकि खुली आंखों से मेरी हरकतें देखोगी ना, तो न जाने कब तक आईने में खुद से निगाहें नहीं मिला पाओगी। इस बात पर वानिया का चेहरा गुलाल हुआ और इसने फौरन आंखें जोर से बंद कर ली। अमाद ने इसे अपनी बाहों में उठाया और ऊंची नीचे रस्तों से होता हुआ अपनी मंजिल पर पहुंचा। अब अपनी आंखें खोल लो जान। वानिया ने फौरन अपनी आंखें खोल ली और हैरत से इर्द गिर्द देखने लगी।
एक पल लगा इसे वो जगह पहचानने में। वो इन पहाड़ों में इसका और अमाद का वही घर था जहां वो पहले रुके थे। पहले ये गांव दहशतगर्दों की हुकूमत में था, लेकिन अब यहाँ वो मारे जा चुके थे या फौज की कैद में थे। अब ये गांव सिर्फ एक गांव है और इस गांव में ये छोटा सा घर तुम्हारा और मेरा था, इसीलिए इसे खरीद लिया मैंने, ताकि ये हमेशा हमारा ही रहे। अमाद की बात पर वानिया नम आंखों से मुड़ी और भागकर अमाद के सीने से लग गई। थैंक यू अमाद, ये बहुत अच्छा गिफ्ट है। अमाद ने हंसते हुए इस छोटी सी नाक को चूमा। ये गिफ्ट नहीं मेरी जान, तुम्हारा गिफ्ट तो ये है। पास पड़े मेज से एक रेड कवर में लिपटा बॉक्स उठाकर अमाद ने वानिया के हाथ में रखा। वानिया ने इसे खोलना चाहा तो अमाद ने इस पर अपना हाथ पकड़ लिया। अरे अभी नहीं मेरी जान, अभी रुक जाओ, पहले मेरे साथ चलो तुम। अमाद इसे लेकर घर के पिछली जानिब आया, जहां पर एक बालकनी सी बनी हुई थी, लेकिन वो काफी वसी थी और इस बालकनी से पूरा गांव दिखाई देता था। वानिया वो खूबसूरत मंजर देखकर मुस्कुरा दी। तभी बर्फबारी शुरू हुई और सर्द हवा की एक लहर वहां आई तो अमाद ने इसका कपकपाता वजूद अपनी होश में भर लिया। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? सोचा जिंदगी की शुरुआत इसी जगह से करते हैं जिस जगह हम पहली बार मिले थे। वानिया ने मुंह बनाकर इसे देखा। नहीं जी, आपको ठीक से याद भी नहीं, हम पहली बार मेरी यूनिवर्सिटी में मिले थे। चलें वहां चलकर जिंदगी की शुरुआत करते हैं। वानिया ने शरारत से कहा तो अमाद कहका लगाकर इनके घर में गूंजा। जो मैंने करना है ना जान, वो सब यूनिवर्सिटी में नहीं कर सकते। अमाद ने हंसकर कान में सरगोशी करते हुए कहा। इसके कान की लूट दांतों में दबाकर वानिया कांप उठी। अमाद, पापा मम्मा मुझे ढूंढ रहे होंगे, घर चलते हैं ना। वानिया इसकी पनाहों से निकलने के लिए बहाने करने लगी। तुम्हारे बाबा से पूरे हफ्ते की छुट्टी लेकर आया हूं मैं। अब एक हफ्ते बाद तुम्हारी बहन की रुखसती के साथ साथ हमारा वलीमा होगा। ये अरसा तुम हर पल मेरी पनाहों में गुजारोगी, मेरी अफगान जलेबी। बोला था ना कामयाब होकर तुम्हें अपनी आगोश का फूल बनाऊंगा। मारने से पूरे इरादे से बाखबर करते हुए इसके वजूद पर अपनी जैकेट उतार दी तो सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए वानिया इसकी पनाहों में छुप गई। अमाद, अमाद ने इसका सर अपने सीने से निकालकर इसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे तो वानिया ने घबराकर इसे पुकारा, लेकिन इसे होश ही कहाँ था। अमाद प्लीज। अपनी शर्ट के पीछे मौजूद जिप खुलती महसूस करके वानिया काम कर इसकी पनाहों में छुपी थी। अमाद ने पीछे से इसकी गर्दन पकड़कर इसका सर ऊंचा किया। अपने एक एक पल की तड़प का हिसाब लूंगा तुमसे आज, तैयार कर लो खुद को, बहुत लंबी रात है ये। इतना कहकर अमाद ने नाजुक होंठों को बहुत शिद्दत से अपनी मोहब्बत का निशाना बनाया। कुछ देर बाद वो इससे दूर हुआ तो कपकपाते वजूद के साथ वानिया को इसकी बाहों में छुप गई। चलो तुम्हारा गिफ्ट खोलते हैं। अमाद ने इसे अंदर लाकर वो रेड बॉक्स इसके हाथों में पकड़ाया तो वानिया ने सुक्का सांस लेते हुए गिफ्ट कांपते हाथों से खोलना शुरू कर दिया। कवर उतारकर इसने वो डिब्बा खोला तो इसने अंदर काले रंग का कपड़ा नजर आया। वानिया ने इसके कपड़े को पकड़ा और देखा तो इसका चेहरा छोड़कर पूरा वजूद ही लाल हो गया। ये गिफ्ट है अमाद? वानिया ने सदमे से पूछा। हाँ लगते जिगर यही गिफ्ट है तुम्हारे शौहर, बहुत ज्यादा कंजूस है ना, इसीलिए इसी पर गुजारा करो। वानिया ने मुंह बनाकर इसे देखा। आप तो सच में बहुत ज्यादा बेशर्म है। अमाद ने कहकर लगाकर इसे अपनी बाहों में भर लिया। हाँ मेरी अफगान जलेबी, इसमें बेशर्मी की मैंने एक्टिंग नहीं की थी। ये तुम्हारी बुरी किस्मत है कि तुम्हारा शौहर सच में बहुत बेशर्म है। उफ, तुम्हारी आधी जिंदगी तो शर्माने में ही गुजरने वाली है। अमाद ने इसके होंठों को अपने दांतों में लेते हुए कहा तो वानिया घबराकर अपनी आंखें मीच गई। अब शराफत से जाओ, इसे पहन कर आओ, वरना खुद पहनाना ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। वानिया ने इसे बेचैनगी से देखा, लेकिन इस जालिम को कहाँ एहसास होना था। चलो ठीक है, मैं ही पहना देता हूँ। अमाद ने इसके कंधे से शर्ट को सरकाते हुए कहा तो वानिया घबराकर इससे दूर हुई और भागकर दूसरे कमरे में बंद हो गई। अमाद का कहका गूंजा। जल्दी से बाहर आ जाओ जान, वरना मैं वहां आ गया तो अच्छा नहीं होगा। 15 मिनट बाद भी जब वानिया बाहर नहीं निकली तो अमाद ने आवाज लगाई। वानिया जो कब से घुटनों से भी ऊपर तक आता वो स्लीवलेस लिबास पहने खड़ी थी, अमाद की बात पर कांप उठी। मरती क्या ना करती, वो आखिरकार दरवाजा खोलकर बाहर आई तो अमाद की नजर इस पर पड़ती, पलटना ही भूल गई। इसे सरता पैर देखता अमाद आगे बढ़ा और बाहों में भरकर बेड पर ले आया। अमाद सो जाते हैं ना, बहुत सर्दी है। वानिया की मासूम सी कोशिश पर अमाद मुस्कुराया, हाथ में कब से पकड़ा हुआ डायमंड का छोटा सा नेकलेस इसकी गर्दन में पहनाकर इसकी गर्दन को चूमने लगा। सोना तो भूल जाओगा अफगान जलेबी, और फिक्र मत करो, आज आपके बगैर सर्दी मिटाएगा तेरा।
یہ راگا بہت صبر کیا ہے تمہاری جن نے پری، اب یہ تمہیں کراکرم کے پہاڑوں میں نہیں اپنی محبت میں قید کر لے گا۔ اتنا کہہ کر عماد نے اپنی شرٹ اتاری اور اس کے کندھوں پر جھکا، اپنی شدت اس کے نازک وجود پر بکھیرنے لگا۔ عماد جب اس کی شدت وانیہ کی برداشت سے باہر ہوگی تو روتے ہوئے اس کی پناہوں میں چھپ کر خود کو اس سے بچانا چاہا۔ عماد آج مضبوط کرو خود کو لختے جگر، کیونکہ تمہارا راگا جب افغان جلیبی کو کھا کر ہی چھوڑے گا۔ عماد نے اس کا سر بالوں سے پکڑ کر اپنے سینے سے نکالا اور اس کے وجود پر اپنی پکڑ مضبوط کی اور اس کی گھبراہٹ اور معصوم زحمت کو بے بس بناتا اس کا پور پور اپنا آ گیا۔ اوکے، آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔